अश्वत ने कहा, तुम इवान राजवंश से मिली, जो अमोघ राजवंश का बेटा है। टिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ लेकिन उसका चैप्टर क्लोज हो गया है ना, फिर आप उसका नाम क्यों ले रहे हैं? आपको उससे कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं हो गया है? इतना नाम भी मत लीजिए, कहीं अगर फिर से वो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करने आ गया तो हम क्या करेंगे? अश्वत ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, बीच में मत बोलना। उसका चेहरा सीरियस हो गया था। वो चुप हो गई। अश्वत अपनी चेयर से खड़ा हो गया और बोला, मुझे भी यही लग रहा था कि इवान राजवंश ही ब्लैक डेविल का नया बॉस है, लेकिन कुछ चीजें उसके बारे में क्लियर नहीं हो रही हैं। टिया ने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उसके मन में ढेर सारे सवाल उछल कूद कर रहे थे। लेकिन उसने कहा था कि वो बीच में नहीं बोलेगी। उसने जबरदस्ती अपना मुंह बंद कर रखा था। अश्वत ने उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखें सवाल कर रही थीं। उसने आगे कहा, माना कि वो अमोघ राजवंश का बेटा है, लेकिन उसका अचानक से अपीयर होना, इतने बड़े खतरनाक इल्लीगल काम करने वाले ब्लैक डेविल जैसे ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंट्रोल में करना इतना आसान नहीं है। अगर मैं भी होता तो इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन उसने कंट्रोल कर लिया, वो भी सीधे अमोघ राजवंश की मौत के बाद, जबकि उससे पहले उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी। वो बस अपनी बीवी अर्पिता राजवंश के बदले में उसकी कंपनी को संभालता था। वो पलकें झपकाते हुए उसे ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, आप कहना क्या चाहते हैं? अश्वत समझ गया। उसने कहा, आई नो कि वो अपने पिता की तरह चालाक है, लेकिन वो इतनी आसानी से इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। 6 महीने में उसने कंट्रोल कर लिया। वहां तो बॉस की कुर्सी पर बैठने के लिए महाभारत छिड़ गई होगी, फिर भी उसने सब कंट्रोल में ले लिया। टिया अपनी आंखों की पुतलियों को इधर उधर नचाने लगी, जैसे खुद भी सोच रही हो, बात तो सही है। जब विक्टर जैसा इंसान पता नहीं लगा पाया कि उस ऑर्गेनाइजेशन से कितने लोग जुड़े हुए थे, पुलिस की नजरों से बचकर वो लोग अपना काम कर रहे थे। इतने खतरनाक लोग जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद उसे पूरा करके ही दम लेते थे, उन्हें कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। उन्हें कंट्रोल करने वाला बहुत पावरफुल और पैसे वाला होना चाहिए। उससे भी ज्यादा उस इंसान के पास तेज दिमाग और इंसान को देखकर उसकी फितरत का अंदाजा होना भी जरूरी था। वो इवान राजवंश से हुई मुलाकात को याद करने लगी। भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता हो, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। उसके लोगों ने ऑब्जेक्शन तो उठाया होगा। अश्वत ने कहा, विक्टर को भी यही लगता है। इनफैक्ट व्योम यहां पर ऐसे ही नहीं आया है। ब्लैक डेविल का असली नया बॉस अभी भी छुपा हुआ है। जैसे अवान एंटोनी को हम ब्लैक डेविल का बॉस समझते थे, लेकिन उसके पीछे अमोघ राजवंश थे, वैसे ही विक्टर और व्योम को लगता है कि इवान राजवंश के पीछे वो छुपा हुआ है। इवान राजवंश बस उसके चेहरे का एक मुखौटा है। वो चुप हो गया और उसके कुछ कहने का इंतजार करने लगा। वो हैरान रह गई थी। उसने कहा, ये तो धोखा हो गया। मुझे तो लगा था कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म कर दी है, लेकिन यहाँ पर तो मेरे साथ ही धोखा हो गया है। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि ब्लैक डेविल का बॉस कोई और है और वो इवान राजवंश बस एक सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पर मजाक चल रहा है। उसने अपना सिर पकड़ लिया। वो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी। वो कितना खुश हो रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। ब्लैक डेविल से पीछा छूट गया, पर नहीं, अब यहाँ पर नया तमाशा शुरू हो गया है। अश्वत ने कहा, मुझे बस डाउट है, आज पता चल जाएगा कि ये सब सच है या फिर मुझे ही गलतफहमी हुई है। ये सुनकर टिया ने अपना मुंह खोला। आपको गलतफहमी कैसे हो सकती है? आप बेवजह कुछ भी नहीं बोलते हैं। आपने इन्वेस्टिगेशन करवाई होगी तभी तो बोल रहे हैं। अश्वत ने कहा, टेंशन मत लो, इतना तो पता है कि इवान राजवंश और उसके पीछे छुपा वो इंसान, वो दोनों ही हमारे साथ दुश्मनी करना नहीं चाहते हैं, वरना अब तक वो चुप नहीं बैठे होते। टिया ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन फिर भी उसकी चिंता कम नहीं हुई। अश्वत समझ रहा था वो क्या सोच रही है। अगर पहले की बात होती तो उसे चिंता नहीं होती, लेकिन इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद अब वो घबराने लगी थी। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। अश्वत उसके पास आया। उसने उसके हाथ को अपने हाथ से कसकर पकड़ लिया और कहा,
सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो बस डाउट है। फिर तुम तो मिसेस आर्यन हो। तुमने पूरे LFG को अपने कंट्रोल में कर रखा है। तुम्हारे पास फुल पावर है। मौका है मिसेस आर्यन वाली पावर दिखाने का। टिया ने सिर उठाकर उसे देखा। उसने कहा, आपको सच में लगता है कि कुछ नहीं होगा? अश्वथ ने मुस्कुराते हुए कहा, ट्रस्ट मी, अब ऐसी शक्ल मत बनाओ। ऐसा लग रहा है जैसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ही है। तुम्हें ऐसे देखकर सब परेशान हो जाएंगे। टेंशन लेने से कोई सल्यूशन नहीं निकलने वाला। लेकिन अगर तुम स्माइल करोगी तो सब खुश रहेंगे। तुम्हें ऐसे देखकर बच्चे उदास हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, आप सही कह रहे हो। टेंशन लेने से कोई सल्यूशन नहीं निकलने वाला। वैसे भी जो भी नया बॉस है, अगर आप कह रहे हो कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो नहीं पहुंचाएगा। अगर हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम सब मिलकर उसे फेस करेंगे। बस मैं ये नहीं चाहती कि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, उनका बचपन किसी डर और दुख में ना बीते। उसकी बात सुनकर अश्वथ सीरियस हो गया। वो बिल्कुल सही कह रही थी। जैसे उसका बचपन जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया था, वो बच्चों के साथ ऐसा कुछ होने नहीं देगा। उसने उसके सिर को अपनी कमर से लगा लिया। वहां पर नीर आ गया और बोला, बड़ी मम्मा, बड़े पापा, चलो नाश्ता करने के लिए। उसकी आवाज सुनकर दोनों ने पीछे पलटकर देखा। वो अंदर आ चुका था। उसने अपने दांत दिखाए और अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। अश्वथ ने टिया का हाथ छोड़ा और उसकी तरफ पलटते हुए अपने हाथों को फोल्ड किया। उसने कहा, क्या नहीं देखा? नीर ने अपने हाथों को हटाया और हंसते हुए कहा, कुछ भी नहीं बड़े पापा, आप लोग जल्दी चलो, सब लोग नाश्ता करने के लिए आ गए हैं। फिर वो टिया की तरफ मुखातिब होकर बोला, बड़ी मम्मा, पता है आपको आपके भाई खोज रहे हैं। उन्होंने छोटे दादू के साथ झगड़ा भी कर लिया है। आपके छोटे भाई कितना झगड़ा करते हैं। ये सुनकर अश्वथ और टिया दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा। अब वो जन ने क्या किया? नीर वहां से भाग गया। टिया ने कहा, इस लड़के के अंदर किसकी आत्मा आ जाती है? अश्वथ ने कहा, शांत हो जाओ, उस पर गुस्सा मत करना। टिया चेयर से उठ गई और बोली, गुस्सा नहीं करूंगी, चप्पल से मारूंगी। वो दंदनाते हुए वहां से निकल गई। अश्वथ उसे जाते हुए देखने लगा। वो भी उसके पीछे चल पड़ा। उसे भी देखना था कि वो सच में अपने भाई को चप्पल से मारती है या फिर बस बोल रही है। उधर गोवा में एक कमरे में अमाया को चेयर पर रस्सियों से बांध कर रखा गया था। उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे। उसकी आंखों पर काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी और मुंह पर टेप लगी हुई थी। वो किसी पिंजरे में बंद खुले आसमान में जाने की चाह रखती चिड़िया की तरह झटपटा रही थी। वो घबराई हुई थी, इसलिए नहीं कि वो किडनैप हो गई है, बल्कि उसे अपने बच्चे की चिंता हो रही थी जो उसके पेट में पल रहा था। वो उसके लिए जिंदा रहना चाहती थी। वो बुरी तरह से झटपटा रही थी। वो अपने मन में बोली, मुझे यहां से कैसे भी करके निकलना होगा। मैं अपनी बेबी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन इसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। आंखों पर पट्टी बंदी होने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, किसने उसे किडनैप किया है, उसे किडनैप करने की वजह क्या है। क्या उसका गोवा आना और उसे एक बार देखने की इच्छा रखना उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है? पर क्यों? उसे किसने किडनैप किया था? अचानक से उसके दिमाग में ब्लैक डेविल का ख्याल आया। वो अपने मन में बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। कहीं उसने तो नहीं? क्या वो सच में मुझे भी मारना चाहता है? उसने ऑलरेडी विक्रम माथुर को मरवा दिया, तो क्या मुझे भी? ये ख्याल मन में आते ही वो घबरा गई थी। वो खुद को कोसने लगी। उसे वहां रिजॉर्ट में रुक जाना चाहिए था। कम से कम अभी मौत के मुंह में तो नहीं होती। खुद के साथ अपने बच्चे की जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया था। क्या उसने और उसके भाई ने जो किया, उसकी सजा यही थी, मौत? क्या उसकी माफी नहीं थी? अश्वथ को तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। वो सही गलत समझता था, लेकिन वो नहीं समझता। वो लोगों को अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका देना अपना टाइम वेस्ट समझता है। उसकी आंखों से गर्म आंसुओं की बूंदें टपक पड़ी। वो झटपटा रही थी। कमरा खाली था। उधर माथुर हाउस में
अभिलाषा माथुर और मिसेस माथुर सदमे में थे। उन्हें पता चल गया था कि मिस्टर माथुर अब इस दुनिया में नहीं है। मिसेस माथुर सदमे में थी। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो बुत बनकर बैठी हुई थी। वहीं अभिलाषा की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपने मन में बोली, इवान राजवंश, तुम्हें इसकी कीमत एक दिन चुकानी ही होगी। मेरे डैड ने तुम्हारे बाप की मदद की थी, पर तुमने उनके एहसान की ये कीमत अदा की। तुम्हें एक दिन इसके लिए पछताना होगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसने अपनी मॉम को देखा और रोते हुए उनके गले लग गई। मिसेस माथुर चुपचाप थीं, जैसे आंखों का समंदर ही सूख गया हो। उनकी हालत उसके बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। उसने अपने मन में फैसला कर लिया था, पर यह इतना आसान नहीं था। इवान राजवंश कोई आम इंसान नहीं था। वो बहुत बड़े खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का अब लीडर था, जिसका हिस्सा उसके डैड थे। वो भी उसके रूल्स जानती थी। रूल्स तोड़ना मतलब मौत। उसके डैड को मारकर इवान राजवंश ने सही नहीं किया था। उसके दिल में बदले का सैलाब उमड़ रहा था। उसके साथ धोखा हुआ था। हाँ, इस धोखे का बदला वो जरूर लेगी, जो न जाने क्या रंग लाने वाला था। उधर आर्यन पैलेस में पूरे ब्रेकफास्ट के समय टिया ओजन को ही गुस्से में घूर रही थी, जैसे उसे पकड़कर पीट देगी। वहीं ओजन अश्वत को घूरे जा रहा था। अश्वत उसकी नजरों को महसूस करते हुए भी अनजान बना हुआ था, जैसे उसे पता ही नहीं है कि वो उसे घूर रहा है। सबने ब्रेकफास्ट किया। आदित्य और ओरियन ऑफिस चले गए। मिस्टर एंड मिसेस सिद्धांत भी जाने को तैयार थे। निया और मिराज नीर को लेकर चले गए। टिया ने अयंश को देखा, जो फोन में किसी को बार बार मैसेज सेंड कर रहा था। फिर उसने अपने भाई ओजन को देखा, जो पूरी शिद्दत से अश्वत को घूरने का काम कर रहा था। अश्वत अयान को गोद में लिए रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करके उसे दिखा रहा था। वो भी ध्यान से एक जैसे कलर्स को देख रहा था। टिया ओजन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी बहन को देखा, जो उसे आंखें छोटी करके देख रही थी। वो उसे कुछ कहती, उससे पहले ही ओजन का फोन रिंग करने लगा, पर ये रिंगटोन अलग थी। उसके साथ अश्वत के भी कान खड़े हो गए थे। ओजन ने अपने फोन को निकाला और देखा, उस पर आर लेटर शो हो रहा था। वो उठकर वहां से तेज कदमों से निकल गया। टिया की आंखें और छोटी हो गई थीं। वहीं उसके विपरीत अश्वत की आंखों में कठोरता आ गई थी।